नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। दोस्तों, हम कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस सीरीज के अंतर्गत आज हम लेकर चलेंगे 5th चैप्टर। दोस्तों, हमने 1 से लेकर 4 तक के चैप्टरों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख चुके हैं, उनके वीडियो बना चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपने देखा और आज की इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे हमारा 5th चैप्टर विद्युत धारा। और इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अपवन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। तो देखिए दोस्तों, जो अपवन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है और यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो म्यू लगाते हैं गतिशीलता के, जिसे गतिशीलता कहा जाता है। तो Vd है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो इसमें हमारे को अलग अलग रिलेशन दे रखे हैं। Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है। तो B इसमें सही आंसर होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो B होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए क्या है। अगले प्रश्न में हमारे पास में है कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती। देखिए, जब बैटरी से तार जुड़ा होता है तो धारा के कारण से वायर है वो गर्म हो जाता है, अर्थात जो ताप है वो बढ़ जाता है। और जब ताप इंक्रीज होता है तो अपवन वेग, प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध के मान बदल जाते हैं। ताप बढ़ाने पर अपवन वेग बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है और चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर इन सब की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जो वायर है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा। देखिए, 1 kWh, 1 किलो का मतलब हो गया है 1000 और यहां पर हमें दे रखा है 1000 वाट, घंटे का मतलब हो गया है 3600 सेकेंड। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं 3600 इंटू 1000, तो ये 3 जीरो और लग जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड जूल होता है दोस्तों। तो इसे हम 3.6 × 10⁶ जूल पुट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो B सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। हमें अगले क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। कि एक आदर्श सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। हालांकि जो व्यवहारिक में कि कोई भी सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होगा। देखिए दोस्तों, टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला क्या होगा, जबकि हम ये जानते हैं कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो उसकी टर्मिनल वोल्टता तथा इंटरनल वोल्टेज के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि जब सेल से धारा हम ले रहे हैं तब जो टर्मिनल विभवांतर है V बराबर होगा E माइनस आई आर के, जहां R है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये वाला फॉर्मूला इसमें सही होगा। आप इन ऑप्शंस को गौर करके देखिए। तो हम यदि इनको गौर करके देखेंगे तो ये जो ए ऑप्शन है उसमें ये हमें नजर आ रहा है, तो इसमें आएगा ए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए,
अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम के आधार पर हमें धारा घनत्व की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि दिए गए चित्र में धारा I बराबर 3 एम्पियर, क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो धारा घनत्व क्या होगा। देखिए दोस्तों, धारा घनत्व J बराबर होता है I बट्टे में क्षेत्रफल, यदि S है तो D कोस थीटा होता है, जहां जो थीटा है वो J और S के बीच का कोण होता है। J की डायरेक्शन धारा की दिशा में होती है, क्षेत्रफल के सदैव लंबवत होता है। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 60 डिग्री। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो J का मान निकल कर आ जाएगा। I का मान है 3, S का मान है 6 × 10⁻⁻6 और cos 60 है। cos 60 का जो मान है दोस्तों वो होता है 1/2। तो यहाँ से ये 3 बार में चला गया, 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया। यहाँ से 10⁻⁻6 बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10⁻+6 और इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो 10�6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है गतिशीलता की विमा है। गतिशीलता की विमा पूछी गई है, तो गतिशीलता की विमा हम यहां पर इसके फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गतिशीलता की जो विमा है वो क्या होगी। देखिए, गतिशीलता को म्यू से लिखा जाता है ई टो अपॉन में स्मॉल एम, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो ई की विमा, टो की विमा और एम की विमा ही गतिशीलता की विमा होगी। तो म्यू की विमा क्या होगी। ये जो ई है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और आवेश की जो विमा होती है वो होती है A1 T1। ये जो टो है वो समय है और समय की विमा होती है T1। M यहाँ पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान की विमा हो गई है M1। देन फाइनली इसकी जो विमा है M-1 L0 T2 A1 इसकी विमा होगी। ऑप्शन को हम यदि गौर करके देखेंगे तो ये जो ब ऑप्शन है ये सही होने वाला है, तो इसमें आएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। कैपिटल Q इक्वल टू 4t³ प्लस 5t प्लस 6 गुलाम दे रखा है। हमें t बराबर 1 सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, धारा बराबर होता है तात्क्षणिक धारा का मतलब है आवेश में परिवर्तन की दर, तो dQ/dt। यहाँ पर हम Q की वैल्यू पुट कर देंगे। Q का जो मान है वो है 4t³ प्लस 5t प्लस 6। यदि हम आवेश को t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें धारा मिल जाएगी। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t³ का डिफ्रेंशिएशन हो गया है दोस्तों 3t² और यहाँ पर 4 पहले से ही पड़ा है तो 12t² आ गया, फिर प्लस में 5 t का हो गया 1 और 6 का हो गया है दोस्तों 0। तो t बराबर 1 सेकंड पर धारा का मान, तात्क्षणिक धारा क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक धारा। तो यहां पर जब हम t की जो वैल्यू है वो हम 1 पुट कर दें तो 12 गुणा में 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 12 प्लस 5 यहाँ पर 17 एम्पियर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए। ओम के नियम का सदिश रूप राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में अब भी सम्मिलित है। J वेक्टर इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू E वेक्टर। तो ये है ओम के नियम का सदिश रूप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। धारा घनत्व की डेफिनेशन देनी है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, धारा घनत्व को जैसे लिखा जाता है I/A इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी
किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। 40 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा का मान लिखिए। हमें ये वैल्यू दे रखी है P की और ये वैल्यू दे रखी है V की। और दोस्तों हम जानते हैं P बराबर होता है V इंटू I। तो यहां से I बराबर हमारे पास में आ गया है P अपॉन में V। P की वैल्यू है 40 और V का मान है 220। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया है 2/11। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 बार में 11 बार में आ गया। फिर जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 0.1, 9 शेष रह गया 8, 2 शेष रह गया फिर 1 एम्पियर। इतने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर इस तरीके से 2 टर्मिनल होते हैं। बाहर यदि किसी ये रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है तो किसी आवेश को बाह्य परिपथ तथा आंतरिक परिपथ, ये तो हमारे पास में सेल है, और किसी आवेश को प्रत्येकांक धनावेश को सेल के बाह्य व आंतरिक परिपथ में पूर्ण चक्कर लगवाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी प्रत्येकांक धनावेश को सेल के आंतरिक व बाह्य परिपथ में पूर्ण चक्कर लगवाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल एक तरीके का विभवांतर ही होता है। नाम में ये आ रहा है कि यहां पर बल आ रहा, बट ये एक्चुअल में बल नहीं है, वास्तव में एक विभवांतर है जो कि पूरे एक चक्कर में किसी आवेश को पूर्ण चक्कर लगाने में किया गए कार्य के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी प्रत्येकांक धनावेश को सेल के बाह्य व आंतरिक परिपथ में पूर्ण चक्कर लगवाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या है, एक बार पढ़ लीजिए कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पीयर हो तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। हमें ई का मान दे रखा है 5 वोल्ट, इसके साथ में आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 2 ओम
और धारा दे रखी है 0.4 एम्पियर। दोस्तों यदि हमें टर्मिनल वोल्टता फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास में टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू होता है E माइनस में I इंटू आर। तो हमें सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है, E का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, तो यहाँ से टर्मिनल वोल्टता सीधे ही निकल जाएगी। E का मान हमें 5, I का मान हमें 0.4 और R का जो मान है वो हमें दे रखा है 2। तो यहाँ से 5 माइनस में 0.8, तो जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो 4.2 वोल्ट होगी दोस्तों। तो ये था हमारी 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, विद्युत अपगढ़े पदार्थ में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसके साथ में विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति, सांद्रता और ताप पर भी निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी के समानुपाती तथा विद्युत अपगढ़े पदार्थ में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, तो मध्य की दूरी के तो ये समानुपाती होता है। फिर है विद्युत अपगढ़े पदार्थ, विद्युत अपगढ़े पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर जो तीसरा है विद्युत अपगढ़े की प्रकृति पर डिपेंड करता है, विद्युत अपगढ़े पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसके साथ में उसके ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विद्युत अपगढ़े पदार्थ है उसमें डूबे हुए क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति, सांद्रता और ताप पर भी इसका मान निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। हमें E की वैल्यू दे रखी है 2.1 वोल्ट और I का जो मान है वो दे रखा है 0.2 एम्पीयर और कैपिटल R हमें दे रखा है 10 ओम। हमें स्मॉल r पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हमें टर्मिनल वोल्टता की आवश्यकता पड़ेगी और टर्मिनल वोल्टता होती है I इंटू कैपिटल R। I का मान हमें 0.2, कैपिटल R की वैल्यू हमें 10, तो हमारे पास में आ गया 2 वोल्ट। अब V बराबर होता है E माइनस में IR। तो यहां से आप देखेंगे कि स्मॉल r इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो E माइनस वी अपॉन I। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। E का मान है 2.1, V का मान है 2 और I का मान हमारे पास में है 0.2। तो यहां से आ गया 0.1 बट्टे में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, मतलब 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। टर्मिनल वोल्टता किससे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, टर्मिनल वोल्टता किससे कहा जाता है कि किसी सेल के, ये हमारे पास में कोई सेल है जिसके ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के अंदर यहाँ एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक
किसी आवेश को प्रवाहित करने में जो भी काम करना पड़ता है वही काम टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि बाह्य परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तो किसी सेल के बाह्य परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। जो टर्मिनल वोल्टता है V से लिखा जाता है और W होता है एक्सटर्नल परिपथ में, बट्टे में आएगा Q। तो यह है टर्मिनल वोल्टता का सूत्र फॉर्मूला। दोस्तों अब हम इस वीडियो का अंतिम जो क्वेश्चन है वो लेकर चल रहे हैं। यह भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी को आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमें E का जो मान है वो दे रखा है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हमें दे रखा है 0.4 ओम। अब हमें ये पूछा है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी, I मैक्सिमम हमें पूछा है। और देखिए दोस्तों अधिकतम धारा कौन सी स्थिति में प्राप्त होती है। बैटरी से ली जाने वाली धारा का जो फॉर्मूला है वो होता है I बराबर कुल बैटरी का विद्युत वाहक बल E बट्टे में कुल प्रतिरोध, तो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। और अधिकतम धारा की स्थिति में I मैक्सिमम के लिए जो ये कैपिटल R है वो 0 होना चाहिए। मतलब जो बट्टे वाली राशि है, बट्टे के नीचे जो हर में है राशि वो कम से कम होनी चाहिए। तो R तो हमारे पास में है ही, कैपिटल R को हम 0 ले लेंगे तो I का मान अधिकतम होगा। तो I मैक्सिमम बराबर हमारे पास में आ जाएगा E बट्टे में स्मॉल r। E का मान हमें 12 दे रखा है, स्मॉल r की वैल्यू 0.4 दे रखी है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 30 एम्पियर। तो दोस्तों ये था हमारे पाठ्य पुस्तक के 5th चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा वो 6th चैप्टर का होगा। विद्युत परिपथ से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।